पूरा उत्तर भारत जिस वक्त वक्फ बिल पास होने के जश्न और विरोध की खबरों के बीच झूल रहा था, उस वक्त दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में बीजेपी ने खेल कर दिया। हिंदू और सनातन विरोधी डीएमके का आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ तय हो गया है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने स्टालिन और कांग्रेस के गठबंधन को धूल चटाने के लिए ऐसी प्लानिंग की कि राजनीतिक पंडित भी स्तब्ध रह गए। शाह के इस खेल ने विपक्ष के पूरे गेम को धराशायी कर दिया और तमिलनाडु के चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित कर दी। अमित शाह ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान किया और इसी के साथ दक्षिण में बीजेपी ने जीत की ओर एक कदम और बढ़ा दिया। तमिलनाडु में बीजेपी लंबे वक्त से सक्रिय थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में उसने अपनी जमीन भी मजबूत कर ली है। राज्य में बीजेपी ने अपने वोट शेयर में इजाफा किया है, लेकिन उसके लिए अपने दम पर सत्ता में आना अभी भी मुश्किल था। इसलिए शाह ने अपने पुराने सहयोगी को साथ लेकर इस मुश्किल को आसान बना दिया है। यह गठबंधन इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्टालिन ने जिस तरह से भाषा की अस्मिता को मुद्दा बनाया और परिसीमन को लेकर जो माहौल बनाया है, उसके बाद एआईएडीएमके का बीजेपी के साथ आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन शाह ने अपने राजनीतिक कौशल से एआईएडीएमके को मना लिया और 2026 के चुनाव में डीएमके की हार और एनडीए की जीत सुनिश्चित कर ली। अभी एक हफ्ते पहले ही 3 अप्रैल को राज्यसभा में एआईएडीएमके के सभी 4 सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही 11 अप्रैल को उसी दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने एक जवाब से डीएमके के सारे मुद्दों को हवा कर दिया। शाह ने कहा, तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी सनातन धर्म, 3 लैंग्वेज पॉलिसी और कई ऐसे मुद्दे उठा रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य मूल मुद्दों से ध्यान हटाना है। तमिलनाडु का चुनाव आने वाले दिनों में डीएमके सरकार के घनघोर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर तमिलनाडु की जनता वोट करने जा रही है। अमित शाह ने इस एक बयान के साथ ये बता दिया कि राज्य में चुनाव में डीएमके का कुशासन और करप्शन बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही दलितों पर अत्याचार का मुद्दा भी डीएमके की दलित पॉलिटिक्स की पोल खोलेगी। आपको बता दें कि एआईएडीएमके बीजेपी की पुरानी साथी है। साल 2021 में दोनों ने एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी के 4 विधायक चुनकर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह गठबंधन टूट गया था। लेकिन दोनों दल अलग हुए तो इसका नुकसान दोनों को ही हुआ। न तो बीजेपी और न ही एआईएडीएमके, दोनों में से कोई एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। लेकिन हाँ, इस चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने वोट शेयर में बड़ा इजाफा जरूर किया। बीजेपी को करीब 11.24% वोट मिले, वही एआईएडीएमके को लगभग 20.46% वोट मिले। ऐसे में अगर बीजेपी और एआईएडीएमके साथ होते तो डीएमके को मुंह की खानी पड़ती। इसलिए इस चुनाव में यह गठबंधन स्टालिन के नाक में दम करने के लिए काफी है। शाह ने सिर्फ गठबंधन ही नहीं किया, बल्कि के अन्नामलाई की जगह तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नयनार नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाकर एक दमदार सियासी दांव चल दिया है। लोग भले ही ये समझ रहे हो कि एआईएडीएमके के दबाव में अन्नामलाई को हटाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके सियासी मायने हैं। दरअसल एआईएडीएमके प्रमुख पलानी स्वामी भी गौंडर समुदाय से आते हैं, जो तमिलनाडु में एक अहम पिछड़ी जाति है। पलानी स्वामी उसी पश्चिम कोंगू क्षेत्र से आते हैं जहां गौंडर समुदाय का प्रभुत्व है। यही से के अन्नामलाई आते हैं और वे भी गौंडर समुदाय से ही है। इसलिए गठबंधन के दोनों दलों के चेहरे अगर एक ही जाति के होते तो ये अच्छी रणनीति नहीं थी। लेकिन शाह ने बीजेपी विधायक नयनार नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाकर जातिगत समीकरणों को भी साध लिया है। नागेंद्रन तिरुनेलवेली के एक लोकप्रिय नेता है। वे पहले जयललिता के साथ अन्नाद्रमुक में ही थे और प्रभावशाली थेवर समुदाय से आते हैं। नागेंद्रन जैसे थेवर नेता को लाने से बीजेपी को राज्य के दक्षिणी जिलों और उसके आगे के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो डीएमके का गढ़ माना जाता है। वही शाह ने के अन्नामलाई को केंद्र में बीजेपी में अहम जगह देने का ऐलान कर अपनी सोशल इंजीनियरिंग से तमिलनाडु में पार्टी की प्रगति को साध लिया है।
चेन्नई पहुंचे अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात का भी इशारा दिया कि अन्नामलाई को पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी, मतलब वे दिल्ली लाए जाएंगे। बीजेपी ने इन समीकरणों के जरिए तमिलनाडु में जीत लगभग सुनिश्चित कर ली है, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े भी यही बताते हैं कि डीएमके की जमीन दरक रही है और बीजेपी राज्य में तेजी से उभर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11.24% और एआईएडीएमके ने 20.46% वोट शेयर हासिल किया था। दोनों को जोड़ दे तो आंकड़ा 31.70% तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर डीएमके का वोट शेयर 26.93% रहा, जो 2019 के 33.52% के मुकाबले 6.59% नीचे आ गया है, यानी वोट शेयर घटा है। अब बीजेपी और एआईएडीएमके साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो जाहिर है ये वोट शेयर 40% से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि एनडीए के साथ छोटे दल पीएमके और टीएमसी भी है, जिसका लाभ इस गठबंधन को मिलेगा, जिनका अपना वोट शेयर लगभग 7 से 10% के आसपास है। इधर स्टालिन सरकार के खिलाफ राज्य में असंतोष बढ़ रहा है, खासकर बिजली की कीमतों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता उनसे बेहद नाराज है। 2021 में डीएमके ने 45.38% वोट शेयर के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते वोट शेयर महज 26.93% रह गया है। यही स्टालिन की सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन अब शाह ने सूबे में गठबंधन का दांव चलकर स्टालिन को चारों खाने चित्त कर दिया है। जिस भाषा के मुद्दे के दम पर स्टालिन राज्य की जनता को अपनी तरफ करने की जुगत में है, उसे पीएम मोदी से लेकर शाह तक ने फुस कर दिया है। पीएम मोदी ने जहां पंबन ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में यह कहकर स्टालिन की हवा निकाल दी कि वे जिस भाषा की अस्मिता की बात करते हैं उसमें हस्ताक्षर तक नहीं करते, वहीं शाह ने भाषा के मुद्दे को ही गुमराह करने वाला बताकर स्टालिन को बैकफुट पर ला दिया है। शाह ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में कहा था, आपने तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अनुवाद करने का साहस नहीं है। जब हम सरकार बनाएंगे तो हम मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का तमिल भाषा में अनुवाद करेंगे। जाहिर है शाह के इस बयान ने भाषा के मुद्दे पर बीजेपी की गंभीरता को राज्य की जनता को दिखाने की कोशिश की है। स्टालिन भले ही भाषा की बात करे, लेकिन एनडीए गठबंधन उनके भ्रष्टाचार, कुशासन और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को उठाता रहेगा। जाहिर है राजनीति के चाणक्य शाह ने बिसात बिछा दी है, चालें भी चल दी है और इस चक्रव्यूह में डीएमके और कांग्रेस फंस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।